नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं आपकी मेंटर ओमी। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है एनसीईटी के एग्ज़ाम के लिए वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एनसीईटी का जो एग्ज़ाम है अगर उसे क्रैक करते हैं तो आपको देश के टॉप कॉलेजेस, देश के टॉप आईआईटी और एनआईटीज़ या आरआईई कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलता है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये देता है। आप बीए के साथ बीएड कर सकते हैं और टीचिंग के फील्ड में अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसके तहत ये कोर्स लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2023 से इसके एग्ज़ाम होने शुरू हुए और 2023 से हमारा चैनल इसकी तैयारी करवा रहा है और हमारे चैनल ने काफ़ी सारे आईआईटीएंस और एनआईटीएंस को दिया है। तो आइए आप भी जुड़िए और समझिए कि क्या है ये इसका सिलेबस और कैसे होगी तैयारी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ज्योग्राफी का हम सिलेबस जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 28 आते हैं, लेकिन आपको करने हैं 25। तो आप 25 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद आपके पास 180 मिनट्स रहेंगे। लेकिन बेटा ये ध्यान में रखो कि 180 मिनट्स जो है वो सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं है, वो ऑल 7 पेपर्स के लिए है। 7 पेपर्स का एग्ज़ाम होता है, तो सारे 7 पेपर के लिए 180 मिनट्स है। टोटल जो आपका मार्क है वो 640 है। 640 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। इसके साथ आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो -1 जो है वो निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद जो मार्क्स एंड क्वेश्चंस हैं तो 4 मार्क्स है पर क्वेश्चन का, मतलब आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपका 4 मार्क्स मिलेगा आपको, लेकिन वही एक क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो आपका 1 मार्क जो है वो कट जाएगा। तो ये पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले मैं अपने बैच के बारे में बता दूं। हमारा बैच है श्योर सिलेक्शन। ठीक है, तो ये जो बैच है अगर आप 25 अगस्त के पहले लेते हैं तो आपको ऑफ़र प्राइस में मिल जाएगा। ठीक, तो ऑफ़र प्राइस है 2999, तो ये आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन वही है कि हमारा जो कोर्स का प्राइस है 25 अगस्त के बाद लेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और इसके बाद अगर देखिए यहाँ पे बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, आप जिस भी कोर्स से लेना चाहते हैं, अगर आपको बीएससी से करना है, बीए से करना है, बीकॉम से करना है, तो आप सभी कोर्सेज से, या फिर नॉन डोमेन बेस्ड, ठीक है, जैसे लैंग्वेज में 2 लैंग्वेजेस के होते हैं, 3 डोमेन के होते हैं, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इन सभी बैचेस की तैयारी हमारे यहाँ से होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया और कॉलिंग नंबर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू रजिस्ट्रेशन में या फिर किसी भी चीज़ में कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर आप आगे एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारे कोर्स में एनरोल होने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो जाके एनरोल कर लीजिएगा अपने आप को। ठीक है, उसका ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, तो ये है ऐप का नाम, इसी से आपको मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी आपने क्लास 12th में, काफ़ी सारे बच्चों का ह्यूमैनिटीज़ होगा, उन्होंने पढ़ा होगा। तो क्लास 12th में आपने 2 बुक्स पढ़े होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 बुक्स हैं, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और दूसरी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसका हिंदी में नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा जो है वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक, तो देखो ये दोनों बुकों से आपको पेपर आता है। और देखिए अगर हम PYQ के ट्रेंड की बात करें तो पेपर जो है आपका उसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चंस, एक लाइन में जो क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ दिया गया है कि स्विस कैनाल जो है वो कब बना, तो ये 1 लाइन का क्वेश्चन है। कुछ डेट्स आपको दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस, अब आपको उसका जवाब देना है। एक आता है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम की तरफ सवाल आता है। अब मैच द कॉलम बचपन में तो हम सॉल्व करते तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन CUET, ये जो NCET कॉन्सेप्ट, मतलब NCET का जो पेपर है उसमें एकदम इजी नहीं आएगा। इसमें जो मैच द कॉलम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ठीक है, जैसे कि सवाल पूछेगा कि आपका जो ब्रिज है या फिर कोई टनल के बारे में पूछ दिया, वो कहाँ पे बना हुआ है, 2-3 टनल हैं, अब वो कहाँ पे बनी है, तो अलग अलग ऑप्शंस देगा, अब उसको आपको मिलाना होगा। तो अगर आपको मान लीजिए 4 हैं,
4 यहाँ पे क्वेश्चन है और 4 यहाँ पे ऑप्शंस हैं और ऐसे मैच करना है। तो आपको अगर 3 आ रहा है ना तभी आप मैच कर पाएंगे, इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड हो गया है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एजर्शन रीजन आता है। तो इस तरह के आपके पेपर का पैटर्न है। एजर्शन रीजन आता है, पैराग्राफ आता है, वन लाइनर आएगा, मैच द कॉलम आएगा, उस सबको हम डिस्कस करेंगे। देखिए जब हम पढ़ेंगे, जब मैं आपकी मेंटोरशिप करूँगी, जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, तो आप ये समझेंगे कि कैसे पेपर को पढ़ा जाए, कैसे ज्योग्राफी को पढ़ा जाए। देखो एनसीईआरटी तो सब पढ़ता है, हम सब पढ़े एनसीईआरटी, आप क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी बात अलग है, लेकिन अगर आप बैठेंगे पढ़ने तो आप दोनों बुक पढ़ लेंगे। मान लीजिए दोनों बुक कितने दिन में, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने लगेगा, आप दोनों बुक पढ़ लेंगे। लेकिन उन दोनों बुक को पढ़ने के बावजूद जब आप पेपर देंगे, अपना पेपर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना और उसका पेपर देना, तो तुम देखोगे कि तुम पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता है कि बुक को किस तरीके से पढ़ना है। हमें यही सीखना है कि बुक को किस तरीके से पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसका हमारा एक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस रास्ते पे, यहाँ हमारी मंजिल है और यहाँ हम हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारी कोई मंजिल है और हम बस चलते जा रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं, तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं ना। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारी मंजिल ये है, तो हम क्या करेंगे, सीधे जाएंगे। वैसे ही अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। हो सकता है आप पहुंचे ही ना, गलत रास्ता लेके, ठीक है, क्योंकि आप इधर से भी जा सकते हैं। तो वही है, मेंटोर क्या करता है, मेंटोर सिर्फ आपको रास्ता बताता है, बाकी चीज़ें आपको खुद से ही करनी है। हालांकि मैं आपको पढ़ाने भी आऊँगी, आपके जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो अभी डिस्कस करने वाले हैं उन सबको हम पढ़ेंगे भी, तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप पढ़ें, जो राइट है, जो करेक्ट है, जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है। कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा यूनिट है जिससे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्रेंड है, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मैच द कॉलम पे ज़्यादा ध्यान देना है या वन लाइनर के लिए ज़्यादा पढ़ना है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। और जब इस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि कैसे हम किस रास्ते पे जाए, कौन सा राइट डायरेक्शन है जाने का, ठीक है। और अगर उस राइट डायरेक्शन पे गए तो हम कम समय में जल्दी अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो यही है पूरा पैटर्न। आई थिंक आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जैसे कि पहला जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ, कुछ चैप्टर्स के। जैसे जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका पहला ही चैप्टर है नेचर एंड स्कोप। तो नेचर एंड स्कोप जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेचर एंड स्कोप, इसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिर पढ़ेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, फिर इसका स्कोप कहाँ कहाँ है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो कि बहुत जगह है। हर एक सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी एक वास्ट डिसिप्लिन है, तो इसका जो स्कोप है वो हर जगह है, हर एक सब्जेक्ट। जैसे आप साइंस का कोई सब्जेक्ट उठा लें, कॉमर्स का ही कोई सब्जेक्ट उठा लें, कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में हमें ज्योग्राफी का स्कोप दिखता है, तो वो स्कोप हम समझेंगे। और पता है स्कोप से डायरेक्ट सवाल आता है। आपने एनसीईआरटी की, अगर आपके पास बुक है, मैं कहती हूँ बुक खरीद लो, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, बहुत सस्ती मिलती है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक की फर्स्ट चैप्टर देखो, जाके स्कोप देखो, पूरा एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को ना रटना पड़ता है। पर मेरे साथ आप रटेंगे नहीं, मैं आपको याद करा दूंगी। तो क्या होता है कि आपको ऐसे रटना होगा और उसके बाद उसको याद करना होगा कि कौन सा स्कोप कहाँ है, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट उठा के सवाल पूछते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद सेकेंड हमारा जो चैप्टर है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मानव क्रियाएं जिसको हिंदी में नाम है जिसका। तो इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, माध्यमिक क्रियाएं, और फिर जिसको द्वितीयक क्रियाएं भी कहते हैं, द्वितीयक, ठीक है। इसके बाद टर्शरी जिसे तृतीयक कहते हैं, और क्वाटरनरी जिसे चतुर्थक क्रियाएं कहते हैं। तो ये चारों क्रियाएं आपको पढ़ना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, पर इजी चैप्टर है। इजी तो मेरे लिए है, शायद आपके लिए ना हो, लेकिन आपके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप तो पढ़ेंगे ना। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है जो आप माँ के पेट से सीख के आ रहे हैं, सब धरती पर ही आके सीखते हैं, मेरे पापा ये कहते हैं। तो वही चीज़ है,
कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्ड है, सब कुछ इजी है और ये जो है वो आप अभी सीख लेंगे और इजी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी, तो उसके बारे में जानेंगे। अब एग्रीकल्चर के टाइप्स को जानेंगे, फिर उसके भी सब टाइप्स को जानेंगे, तो ये पूरा वास्ट चैप्टर हो जाता है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम जानेंगे, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव में और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, दोनों पर्सपेक्टिव में, तो उसके बारे में हम समझेंगे। इन सब चैप्टर से सवाल भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके बाद टर्शरी एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया या सर्विसेज सेक्टर्स हो गए, जैसे कि डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इवन आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, सो टीचर का जो सर्विस है, तो सारे तरह की सर्विसेज के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ जो चतुर्थक क्रियाएं होती है, जिसमें क्विनरी एक्टिविटीज़ भी आती हैं, तो उसको, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आगे जो है तो देखिए टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड बाय द बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब जो इंडिया वाली बुक है उसको हम देख लेते हैं, एक है इंडिया और एक है वर्ल्ड बुक, ठीक है, वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड वाले में हमें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, इंडिया वाले में हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है। तो इंडिया का जो बुक है उसमें क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें हमें लैंड के बारे में जानना है। मतलब ये पहला, आप चैप्टर्स को मत देखिए कि कौन सा लाइन में रखा है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पहले इधर लिखा है, ठीक है। तो लैंड एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इसमें लैंड, भूमि के बारे में, इंडस्ट्रीज़, उद्योगों के बारे में, वाटर, पानी, मिनरल्स, खनिज, एनर्जी, ऊर्जा और प्लानिंग इन इंडिया, भारत में योजना, ये सब टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिलेबस से डिस्कशन हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, यही है सिलेबस आपका। फिर है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, ये आपको लास्ट चैप्टर दिखेगा, लेकिन ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण जो है उसे पढ़ेंगे। फिर अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, शहरी कचरा निपटान को पढ़ेंगे। फिर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को पढ़ेंगे। फिर लैंड डिग्रेडेशन, भूमि अवक्रमण को, तो अर्बनाइजेशन कैसे रूरल एरियाज से लोग माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, इसे कहते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल मतलब शहर में जब इतने लोग, जब सब लोग यहीं आ जा रहा है, शहर में क्या बन जा रहा है, स्लम बन जा रहा है, तो वहाँ पे स्लम के साथ साथ लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। स्लम में तो लोग हैं ही, इसके साथ साथ बाहर भी लोग रह रहे हैं, तो ये जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, सबका कचरा जो है वो कहाँ जा रहा है, इतना स्पेस कहाँ आ रहा है, स्लम मतलब लोगों को रहने को कुछ जगह नहीं है, कचरे के लिए जगह कहाँ से आएगा, तो उसके डिस्पोजल का प्रॉब्लम है, उसको इसमें पढ़ना रहता है, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, क्या होता है कि जब डिस्पोज नहीं होता कचरा तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, लेकिन पॉल्यूशन सिर्फ इधर से नहीं आ रहा है, पॉल्यूशन एयर से है, पॉल्यूशन वाटर में भी है, पॉल्यूशन हर जगह है, ठीक है। साउंड का पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन सॉइल का है, और सारे पॉल्यूशन की एक ही जड़ है, ये अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। क्या होता है कि कचरा जो है उसी से पूरा हवा जो है वो प्रदूषित हो रहा है, हालांकि स्मोक वगैरह भी है लेकिन कचरे से भी होता है। पानी क्यों प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि कचरा जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह का है, या फिर सीवर्स जो हैं जो लगे हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे कानपुर। अब मैं बताऊँ, एक कल्चरल सिटी हो गई वाराणसी में इतने सारे लोग हैं, सारा जो वहाँ का सीवर डिस्पोजल है वो सारा गंगा में जा रहा है, तो गंगा क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही हैं ऑब्वियसली। सो यही चीज़ें हम इसमें देखेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में। और इसके बाद ये है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में बेसिकली होता क्या है कि लैंड को कैसे भूमि अवक्रमण हो रहा है, कैसे भूमि जो है वो डिग्रेड हो रही है, ख़राब हो रही है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक मुख्य कारण है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कॉमन टॉपिक्स, जैसे कि पॉपुलेशन भी एक वेरी कॉमन टॉपिक एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक इसमें हमें दो चीज़ों में पढ़ना है। देखो, पहली और दूसरी बुक अगर हम मिला दें तो पॉपुलेशन बस एक चैप्टर बनता है, ठीक है। एक चैप्टर में एक तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में हमें पॉपुलेशन को पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, भारत और दुनिया। तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी हमें ये चीज़ें देखनी है, क्या देखनी है, इंडिया और भारत, मतलब इंडिया और वर्ल्ड दोनों के पर्सपेक्टिव में हमें कुछ कॉमन चीज़ें ही पढ़नी है। जैसे कि क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, 3 चीज़ें अच्छे से ध्यान रख लो, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे जो पॉपुलेशन है ओवर द वर्ल्ड और ओवर द इंडिया इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, ठीक है। ओवर द सरफेस मतलब लैंड पे कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है,
पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन तो अनइवन है, आप सभी को पता होगा। उसके काफ़ी सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, काफ़ी सारे ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर है, तो उन दोनों को ही इसमें पढ़ना रहता है। दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी को कहते हैं घनत्व। घनत्व में क्या होता है कि पॉपुलेशन जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये इतना लैंड है, इसमें कहीं इतनी पॉपुलेशन है, कहीं इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, कहीं पॉपुलेशन ही नहीं है, यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो डेंसिटी घनत्व में हम यही पढ़ते हैं कि ये जो एरिया है इसमें कितनी पॉपुलेशन है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल कितने लोग रह रहे हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड का निकाला जाता है, ये इंडिया का भी निकाला जाता है। इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कौन सा स्टेट है जिसकी डेंसिटी बहुत लो है, ऐसे सवाल आते हैं। वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कौन सी कंट्री है जिसका लो है। बड़े इजी सवाल लग रहा है ना बेटा, इजी नहीं आता है। आता क्या है कि आप ऐसे पैटर्न बताइए, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3, नंबर 4, ये ऐसे पूछता है। मान लो ये भी दे दिया कि कुछ कंट्रीज़ का नाम दे दिया गया, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, नॉर्वे, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं। अब इसको अरेंज करो। अरेंज वाले क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो डरा देते हैं बच्चों को, तो ऐसे अरेंज करने को आ जाता है। अब आपको अरेंज करना होगा कि डेंसिटी के हिसाब से अरेंजमेंट कैसे हो, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस देश की कितनी डेंसिटी है, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है। वैसे आप कहीं से भी पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें या किसी और के साथ या खुद से पढ़ें, पर पढ़ना होगा। और एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दी जाती है, एनसीईआरटी में टॉप 10 कंट्रीज़ दे दी जाती हैं, पर एग्जामिनर ऐसे इतना मूर्ख तो नहीं है पूरा एनसीईआरटी से ही दे। ऐसे एनसीईआरटी आपको एक मार्क बता रही है कि ये पढ़ना है। अब आपको थोड़ा डिटेल में जाके घुस के पढ़ना खुद से, पता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो लोग छोड़ दिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ो, ऐसा है। तो टॉप 10 कंट्रीज़ तो उसने दे दिया, आपको टॉप 20 कंट्रीज़ थोड़ा देखना, और जो इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में चल रही हैं उन कंट्रीज़ का देखना होगा। तो ऐसा होता है। इसके बाद क्या होगा, ग्रोथ। मैंने बोला 3 चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। हालांकि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 0.2% शायद घटा है। ये 0.2 छोटा लग रहा है ना, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में इट इज़ अ वास्ट कंट्री ना, तो वास्ट कंट्री के पर्सपेक्टिव में ये जो 0.2% है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, घटी है और घटनी भी चाहिए ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट में एक पिरामिड आया था, पिरामिड शायद आप सुने भी होंगे। ग्रोथ रेट का पिरामिड कुछ ऐसे शेप का होता है ना, तो ये समझना होता है। फेजेस में ग्रोथ हुआ था पूरे वर्ल्ड का, इंडिया में भी। तो फेजेस में जो ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन का ग्रोथ, पॉपुलेशन का, और किसी चीज़ का ग्रोथ नहीं, जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ भी हो सकता है, तो पॉपुलेशन का आप ध्यान दीजिए। पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे तेज़ी से हुई है पूरे वर्ल्ड में, फिर गिरावट भी आई है किसी किसी कंट्रीज़ में। इंडिया में कैसे तेज़ी से हुई है, किसी किसी देशों में, मतलब देश नहीं, स्टेट्स में कम हुई है। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, कौन से स्टेट में ग्रोथ नहीं हो रही है, कौन सा स्टेट सही चल रहा है, स्टेबल चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी इसमें। मतलब पॉपुलेशन चैप्टर में बेसिकली आपको अप टू डेट रहना होगा, अप टू डेट ज़रूरी है, और इसमें थोड़े से फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं। इसके बाद आप कॉम्पोजिशन में हम ये पढ़ते हैं कि कॉम्पोजिशन संगठन, हाँ ये लिखा है। कॉम्पोजिशन में बेसिकली हम ये जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कैसी पॉपुलेशन कंपोस्ट की गई है, पूरी इंडिया में कैसी पॉपुलेशन कंपोस्ट की गई है। आप ये जान रहे हैं इंडिया को क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल कंडीशंस। कहीं टेरेन है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, कहीं कोस्टल रीजन्स हैं, कहीं तो डिज़र्ट है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, बट इवन वी आर यूनाइटेड। तो वही है कि जो कॉम्पोजिशंस है, कॉम्पोजिशंस में हम यही पढ़ते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो कॉम्पोजिशंस है उसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, ठीक है, रिलीजन कौन कौन से हैं इंडिया में और वर्ल्ड में, कौन कौन से रिलीजन है, कितना % कौन सा रिलीजन है, ये पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद माइग्रेशन जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोरोना के बाद अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, अगर आपको पता है,
तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, इसके अलावा इंटर सिटी माइग्रेशन, इंट्रा सिटी माइग्रेशन, इंटर कंट्री माइग्रेशन, इंट्रा कंट्री माइग्रेशन, ठीक है, अंतर्देशीय, अंतःदेशीय। तो ये जो प्रवास है तो इसको पढ़ना रहता है। इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स कौन है, पुश फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स क्या है, ये पढ़ना रहता है इसमें। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम देखते हैं अमर्त्य सेन को, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं अमर्त्य सेन को, हम पढ़ते हैं महबूब उल हक को, हम पढ़ते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, ठीक है। और देशों में कौन से देश का कितना रैंक है ये पढ़ते हैं, और सीधे रैंक से सवाल आता है, कंट्री का नाम दे देता है और बोलता है अरेंज करो रैंक वाइज, तो वो हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आगे है ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें भी वर्ल्ड और इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़, कैसे महानगर जो हैं उनका विवरण हुआ है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट, देखो सेटलमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन का क्या सेटलमेंट है, मानव की बस्तियां कैसे हैं। तो कहीं रूरल एरियाज़ हैं, कहीं अर्बन एरियाज़ हैं। अब अर्बन एरियाज़ सिर्फ अर्बन एरिया उसको नहीं कहते हैं, पता है, अर्बन एरियाज़ बहुत सारी ऐसे, अर्बन एरियाज़ तो बहुत सारे सिटीज़ हैं, है ना, कोलकाता भी है, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, बेंगलोर भी है, ये सब तो मेगा सिटीज़ हो गई। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिटी जैसे कि बनारस है, कानपुर हो गया, ये सब भी तो सिटी है ना, पर ये मेगा सिटीज़ तो नहीं है। तो पटना हो गया, ये भी सिटी है, भोपाल हो गया, ये भी सिटी है, रायपुर हो गया, जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये भी तो सिटीज़ हैं, लेकिन ये तो मेगा सिटीज़ में नहीं आती। तो सिटीज़ के भी पता है टाइप्स होते हैं। तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़, कौन कौन सी मेगा सिटीज़ हैं और उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हम कैसे किसी सिटी को क्लासीफाई करते हैं वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में और इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो दोनों को हम ये पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब जो विकासशील देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी बात नहीं चल रही है, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलप अभी कर रहे हैं, जैसे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हाँ, तो उन्हीं की बात चल रही है। तो उनमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है अर्बनाइजेशन में, उनमें अर्बन वेस्ट डिस्पोजल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो अभी टॉपिक तुम देख कर आए हो, ठीक है। ऐसे लिंक करके ही पढ़ना होता है। ज्योग्राफी वेरी 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 इंटरेस्टिंग होता है। पता है क्या होता है कि आप खुद के लाइफ को लिंक करते हो उससे, तो चैप्टर्स पढ़ोगे और खुद के लाइफ को लिंक करोगे, तो इसी वजह से थोड़ा इजी भी हो जाता है। लोग कहते हैं, पता नहीं कैसे कह लेते हैं कि ज्योग्राफी हार्ड होता है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में ज्योग्राफी बड़ा हार्ड है, पर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ज्योग्राफी तो जीने का सब्जेक्ट है। जिसको हम जी रहे हैं वो अप टू डेटेड रहता है, मतलब हम उसी को जी रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वही तो हो रहा है, और ऐसे अपना जी रहे हैं, अपना देख रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। मौज का है चैप्टर, ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो ये देखो, यही है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इनको पढ़ेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में। फिर अर्बन सेटलमेंट जो है, अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, शहरी बस्तियां कौन होती हैं, और रूरल सेटलमेंट उसके बारे में, ग्रामीण बस्तियां तो बस कौन होती है, नहीं, इसके प्रकार क्या हैं, इसका डेफिनीशन क्या है। पता है डेफिनीशन से सवाल क्या आता है, जैसे कि अर्बन सेटलमेंट क्या होती है, उसका पूरा प्रॉपर डेफिनीशन है। अब प्रॉपर डेफिनीशन में क्या होता है, कुछ क्लासिफाइड है कि इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, इतना पॉपुलेशन इस फील्ड में वर्क करना चाहिए, और इतना कुछ कुछ ऐसे है क्राइटेरियाज हैं। तो उस क्राइटेरिया में ऐसे सवाल पूछेगा, एजर्शन, क्या अर्बन पॉपुलेशन में इतना होना चाहिए, और रीज़न दे देगा कुछ भी, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या एजर्शन और रीज़न राइट है। अगर नहीं राइट होगा, आप सही नहीं लगाएं, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग थोड़ा पता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे क्या होता है, मार्क्स कटता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट में काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि कुछ है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, कुछ है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, तो ये सारे टाइप्स आएंगे और उसको पढ़ना होगा। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, परिवहन, संचार और व्यापार। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत लेंदी भी है। जैसे वो वाला चैप्टर लेंदी था, वैसे ये वाला चैप्टर भी लेंदी है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक बन जाता है।
ट्रांसपोर्टेशन भी एक, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी बहुत एक अलग सा टॉपिक है। जैसे आप लैंड का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, फिर लैंड में टाइप्स देखेंगे, मतलब इंडिया में कौन कौन सा लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, फिर वर्ल्ड में कौन कौन सा लैंड ट्रांसपोर्टेशन है ये देखेंगे। फिर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सा इंडिया में है, कौन कौन सा वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में सी का वाटर ट्रांसपोर्ट सी में होता है, ठीक है, तो ये देखेंगे। उसके बाद फिर रिवर्स में, जैसे कि अमेरिका में कौन सी रिवर बह रही है और वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा है। अच्छा, मैं एक सवाल देती हूँ, राइने वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन से देश की है? चलो देखते हैं आपका कितना प्रिपरेशन आप किए हुए हैं। शायद कुछ कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे आप, हो सकता है नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुरू कर लो पढ़ाई, ठीक है, आपसे शुरू कर लो। तो राइने वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट ऐसे, और एयर ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट में बस हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देखते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं तो जो नेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको देखते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, तेल और गैस पाइपलाइंस को हम देखते हैं कहाँ पे कौन सी बिछी हुई है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हो रहा है उसको हम देखते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है। इंडिया में तो मुंबई वाला जो पोर्ट है वो पुराना भी है बहुत, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, वो पुराना भी है और वो बिजिएस्ट भी है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, कौन सी नॉर्थ अटलांटिक वाला जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एरिया है ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को पढ़ते हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को बेसिकली पढ़ते हैं। उसमें हम लोग कैनाल्स को भी पढ़ते हैं, शायद यहाँ मेंशन नहीं है तो मैं लिख दूँ, एक स्विस कैनाल है और एक पनामा कैनाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है, आगे है इंटरनेशनल ट्रेड की बात चल रही है। इम्पोर्ट को देखना है, निर्यात को, और एक्सपोर्ट को निर्यात कहते हैं, इंपोर्ट को आयात कहते हैं, इन दोनों को पढ़ना है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी हमें 3 चीज़ें इसमें पढ़नी रहती है, एक निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड खुद ही है, ठीक है, तो इसको पढ़ना होता है। अब इसके बाद हमारी दूसरी बुक आ जाती है, दूसरी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में हम, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम नेचर एंड स्कोप पढ़ते हैं, प्राकृतिक एंड क्षेत्र, प्राकृति और क्षेत्र। उसके बाद दूसरा आता है पीपल, जो मैंने बताया है वर्ल्ड और इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वहाँ डिटेल में वही सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ दी हुई हैं, जैसे कि क्या क्या पढ़ना है। तो पॉपुलेशन पढ़ना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, वितरण, घनत्व, वृद्धि, उसके बाद पॉपुलेशन चेंज, स्पेशल पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, ये सब टॉपिक के नाम है, एक बार आप लोग देख लीजिए। जनसंख्या परिवर्तन, स्थानीय प्रतिरूप, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका कंसेप्ट, सेलेक्टेड इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल कंपैरिजंस, तो ये सब हमें टॉपिक में पढ़ना है। तो ऐसे टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे सारा, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम देखो हमें प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ना है, जिसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर चेंजिंग ट्रेंड क्या है प्राइमरी एक्टिविटी का, पहले बड़ा ट्रेंड में था, फिर प्राइमरी एक्टिविटी कम होती रही, अब कोई नहीं करना चाहता, आप करना चाहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, कोई नहीं करना चाहता, तो इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये अवधारणा, बदलते रुझान। फिर संग्रहण क्या है, गैदरिंग कैसी होती है, पशुपालन कैसे होता है, खनन कैसे होता है, निर्वाह क्या होता है, निर्वाह कृषि, फिर आधुनिक कृषि, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने वाले हैं, मतलब ये सब यूनिट्स हैं और ये सब यूनिट्स सारे बड़े बड़े हैं, तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ओके। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कृषि प्रसंस्करण, अवधारणा, ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे ही टर्शरी एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तृतीय गतिविधियाँ, चयनित देशों में कुछ उदाहरण, तो तृतीय गतिविधि क्या होती है, चयनित जो देश हैं वहाँ पे कैसे तृतीय गतिविधियाँ होती हैं। फिर क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, फिर क्विनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, तो उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा यूनिट 4 आता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, परिवहन, संचार और व्यापार। तो उसमें हमें पढ़ना रहेगा पहले तो लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया लैंड ट्रांसपोर्ट 3 तरह का होता है, रोड, रेलवे और तीसरा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो रोड को देख लो और रेलवे को देख लो, ठीक है। तो रेल नेटवर्क्स को पढ़ेंगे और ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ को हमें पढ़ना होगा। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट जो है
वाटर ट्रांसपोर्ट में हमें इनलैंड वाटरवेज को देखना है और ओशनिक रूट्स को देखना है। जैसे कि मैंने बताया, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो रिवर्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। जल परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग और प्रमुख समुद्री मार्ग। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट आता है। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स हम इसमें देखते हैं, जिसमें कि अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग को हम देखते हैं वायु परिवहन में, ठीक है। आगे बढ़े तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, तो तेल और गैस पाइपलाइनें ये होती हैं इसमें। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रख के हमें पढ़ना होगा, ठीक है। उपसंग्रह, संचार और साइबर स्पेस। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें कि बेसिस ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स, पोर्ट्स एंड गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, ये सब हम देखेंगे। गेटवेज को ही पोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें आधार, बदलते पैटर्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रवेश द्वार के रूप में बंदरगाहों को हम पढ़ते हैं। उसके बाद रोल ऑफ WTO इन द इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है? मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड कराने में, जो ट्रेड हो रही है अंतर्राष्ट्रीय उसमें। तो WTO पहले गेट के नाम से था, GATT, ठीक है। तो उस नाम से था, जिसका नाम बदल दिया गया और WTO बना दिया गया 2000 में। तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि कैसे WTO कैसे कंट्रोल कर रही है पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को, ठीक है। हमारे यहाँ जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड तीसरा क्या था? LPG। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये तीनों जो आया ये WTO की ही देन है। तो ये पूरे वर्ल्ड को ना ऐसे कंट्रोल कर रही है। तो उसी को हम पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि ये बड़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और क्या क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, किस कारण से और कैसे ये कंट्रोल कर रही है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद दूसरा हमारा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो दूसरी बुक है। उसमें क्या है? पहला जो यूनिट है पीपल, लोगों के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी इसको शुरू करने से पहले कि किसी भी इसी चैप्टर में लिखा है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, एक लाइन का है कि किसी भी देश का जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए, जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लोग हैं। किसी भी देश में उसके लोग ही सबसे बड़ा धन है उस कंट्री के लिए, उस एरिया के लिए। आप जिस भी रीजन में रह रहे हैं, आप उस रीजन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपना महत्व समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण ही तुम्हारा देश बदलेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अफ्रीका में लोग रह रहे हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, और जापान में भी लोग रह रहे हैं, बड़ी पॉपुलेशन है। जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम फेंका जा चुका है। इसके अलावा जापान एक ऐसे रीजन में रह रहा है जहाँ वहाँ वॉल्केनोज फटते रहते हैं, इसके साथ साथ भूकंप भी आता रहता है। लेकिन इवन जापान जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में माना जाता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ अफ्रीका को देखें, अफ्रीका में पूरा रिसोर्स है आपके पास, पूरा रिसोर्स मिनरल्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसको वर्ल्ड में वो डेवलप्ड आज तक नहीं हो पाया। क्यों? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ के लोग, पॉपुलेशन की मैं बात की वही, कि लोग वैसे नहीं हैं। तो किसी भी देश को ऊपर ले जाने या नीचे गिराने में किसका रोल है? देश का, वहाँ के लोगों का, ठीक है। तो वहाँ के लोग ही हैं, आप ही हैं जो अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वही पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसी में जैसा मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, घनत्व, वृद्धि, जनसंख्या की संरचना जो कि भाषाई आधार पे है, धार्मिक आधार पे है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ग्रामीण शहरी जनसंख्या में समय समय पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस थ्रू द टाइम, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और दूसरा यूनिट है ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ, जिसमें हम रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियां, और अर्बन सेटलमेंट, नगरीय बस्तियों को पढ़ने वाले हैं, जिसको कि मैंने डिटेल में अभी समझाया था वहाँ पे, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये पता होगा। दोबारा बोल के आप ही का समझ आएगा, तो मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा बोलूँ, एक बार मैंने बता दिया है।
इसके बाद यूनिट 3 में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। तो रिसोर्स क्या है, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से फ़िलहाल किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण को भी सुरक्षित नहीं रख रहा है और शायद ह्यूमंस को भी नहीं, क्योंकि अगर रिसोर्स का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाता तो जेनजीज आज जो एडिक्टेड है अपने फ़ोन से शायद वो नहीं हो पाते, या फिर जो गलत राह पे आजकल आज के यूथ जो गलत राह पर जा रही है वो नहीं जा पाती। तो रिसोर्स का जो अच्छे से डेवलपमेंट करना है, कैसे करना है, उसे हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहली बात तो आपको बताया जाएगा कि आपके पास लैंड का रिसोर्स है, ठीक है, भूमि संसाधन, सामान्य भूमि उपयोग, कृषि भूमि उपयोग, प्रमुख फसलें क्या है, कृषि विकास, समस्याएं, साझा संपत्ति संसाधन, ये सब। फिर आप जल संसाधन को पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज को, जिसमें कि उपलब्धता एवं उपयोग, सिंचाई, घरेलू, औद्योगिक एवं अन्य उपयोग, जल की कमी एवं संरचना विधियाँ, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे। वाटर रिसोर्स में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी समझेंगे, तो ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एनर्जी रिसोर्सेज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो खनिज एंड ऊर्जा संसाधन, जिसमें घनित, धात्विक एवं अधात्विक रिसोर्सेज को, मतलब खनिजों को हम पढ़ेंगे। फिर आता है प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग बेसिकली अभी जो मैंने नाम लिया ना कि कैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है, तो ये प्लानिंग ही बताएगी। तो टारगेट एरिया प्लानिंग, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं यही बताते हैं कि हम रिसोर्सेज का कैसे उपयोग करें, और कुछ कुछ गवर्नमेंट को बताती है। ये टारगेट एरिया प्लानिंग गवर्नमेंट के लिए होता है, गवर्नमेंट टारगेट करती है किसी एरिया को, जैसे हिली एरियाज़ को करना है तो हिली एरियाज़ का टारगेट एरिया प्लानिंग, इन सबको हमें पढ़ना होगा, ठीक है, ये सब पढ़ना है। तो हिली एरिया का टारगेट एरिया प्लानिंग, तो उसे पढ़ना, उसे जानना कि हिली एरियाज़ में क्या कमी है, क्या डेवलपमेंट करे कि वो बड़ा बन जाए, मतलब वो उभर के आए, अच्छा बन जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा प्लानिंग को देखो हिंदी में मैं पढ़ लेती हूँ। भारत में नियोजन, लक्षित क्षेत्र नियोजन, सतत विकास और अवधारणा। हाँ, मैं ये कहने वाली थी केस स्टडीज़, तो इस चैप्टर में हमें केस स्टडीज़ भी पढ़ना होगा, तो केस स्टडीज़ से भी सवाल आते हैं, इस वजह से मैंने बता दिया। इसके बाद चौथा यूनिट है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर से मैं इसे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को आप जानते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन अभी बताया मैंने। वाटरवेज में देखो ये दोनों चैप्टर है, पता है, ये फंडामेंटल वाले में भी है जो इंडिया का है, और एक वर्ल्ड वाला जो है उसमें भी है, इंडिया पीपल इन इकोनॉमी में भी है और फंडामेंटल में भी है। तो दोनों में यही सेम चैप्टर और सेम ही चीज़ पढ़ना है, जैसा मैंने वहाँ पे एक करके बताया था। तो सेम चीज़ ही पढ़ना है दोनों में, पर एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है और एक इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, ठीक है। ये आपके चैप्टर्स हैं इस बुक में, तो ये देख लीजिए। इसके बाद आगे हमारा लास्ट यूनिट है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज, जो कि मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, अर्बन वेस्ट का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा, अपशिष्ट निपटान नहीं हो पा रहा है शहर का, ठीक है। फिर शहरीकरण और ग्रामीण शहरी प्रवास क्या है, मंदी की समस्या क्या है, स्लम की जो समस्या है, ये पी नहीं है स्लम, तो स्लम जो है, स्लम्स क्यों बन रहे हैं, धारावी पूरे एशिया का लार्जेस्ट स्लम वो क्यों बना और क्यों अभी तक वो बना ही है, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है इतनी डेवलपमेंट के बाद, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, भूमि शरण, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और ये आपका पूरा यूनिट था। और इसी के साथ थैंक यू सो मच इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने सिलेबस को जानने के लिए। आपके सिलेबस के जानने की जिज्ञासा आपको बता रही है कि आप अपने जो आपकी तैयारी है उसके प्रति आपने एक कदम उठा लिया है, ठीक है। एग्ज़ाम्स बहुत सारे बच्चे देते हैं, तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर आप आज ये सिलेबस देख रहे हैं, जबकि अभी पोस्ट हुए ही कुछ दिन हुए हैं और आप देख रहे हैं ये वीडियो, इसका मतलब ये है कि आप अपने तैयारी को लेके बहुत ज़्यादा ही मतलब सशक्त हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हैं आप, और ये बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे ही एनर्जेटिक रहना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना है। और अगर आप ऐसे ही बने रहेंगे हमारे साथ, और चाहे तो आप बैच भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सिलेबस से रिलेटेड कोई दिक्कत या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, NCET का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत, या फिर वीडियो में किसी और अपडेट को आप जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम देखकर आपको वैसी ही वीडियोस प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो
या तो मुझे बताएगी, तो अगर मेरे से रिलेटेड होगा तो फिर मैं वैसी वीडियोस बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए और अच्छे रास्ते जाइए, अच्छा काम करिए, अच्छा सोचिए और सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।